अस्सलाम वालेकुम। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 58 शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे वेब सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे क्रिएट की जाती हैं और इसका क्या फ़ायदा है। इसके अलावा वेब सर्विसेज को हम वेब एपीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वेब सर्विसेज, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेब सर्विसेज क्यों यूज़ की जाती हैं। वेब सर्विसेज एप्लीकेशन के डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एप्लीकेशन का डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए आप वेब सर्विसेज यूज़ करेंगे। और ये डाटा आपको किस फॉर्म में रिटर्न होता है? यूजली तौर पर ये डाटा जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होता है। ये तो हमें समझ आ गया है कि वेब सर्विस क्यों यूज़ की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वेब सर्विस को कॉल करने का तरीका क्या है। वेब सर्विस को कॉल करने के लिए आप एक HTTP रिक्वेस्ट ही जनरेट कर रहे होते हो। इसका मतलब ये है कि वेब सर्विसेज जो होती हैं वो HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं और इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास क्या रिटर्न होता है? डाटा रिटर्न होता है। यानी कि जब आप एक वेब सर्विस को कॉल करते हो तो एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है और इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स के अंदर अब आपको HTML क्लाइंट एंड पर रिटर्न नहीं होती है, बल्कि आपको पास डाटा रिटर्न होता है और ये डाटा किस फॉर्म में होता है? जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि वेब सर्विस डिफ़ाइन कैसे की जाती है। वेब सर्विस को डिफ़ाइन करने का जो मोस्ट कॉमन वे होता है वो होता है रेस्ट पैटर्न। रेस्ट पैटर्न को यूज़ करते हुए हम वेब सर्विस को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप रेस्ट वेब सर्विसेज क्रिएट कर रहे हो तो इसके अंदर एक वेब सर्विस को डिफ़ाइन करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं URL और सेकंड HTTP मेथड। अब इस सारे प्रोसेस को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एंड पे मेरे पास क्लाइंट है और दूसरे एंड पे मेरे पास सर्वर है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि सर्वर के अंदर हमारे पास पहले से ही वेब सर्विसेज हैं। जब आपने एक वेब सर्विस को कॉल करना है तो क्लाइंट एंड से आप क्या करोगे? एक HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे और उस रिक्वेस्ट को भेजते हुए हम दो बातों का ख्याल रखेंगे। नंबर 1 URL, ठीक है, और नंबर 2 HTTP मेथड कि हमने HTTP प्रोटोकॉल का कौन सा मेथड यूज़ करना है। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच। तो आपने जब एक वेब सर्विस को कॉल करना है तो HTTP मेथड का ख्याल रखना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर URL बताना है उस वेब सर्विस को एक्सेस करने के लिए। ये रिक्वेस्ट क्लाइंट एंड से सर्वर एंड पे पहुंचेगी और सर्वर एंड पर जब जाएगी रिक्वेस्ट तो सर्वर इसके रिस्पॉन्स में आपको डाटा रिटर्न करेगा और जो डाटा का फॉर्मेट होगा वो जेसन फॉर्मेट होता है। अब हम इस स्लाइड में ये देखते हैं कि डाटा को जेसन फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने डाटा को जेसन फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो डाटा हम की और वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, मेरे पास क्रिएशन डेट है, मॉडिफाइड डेट है, नेम है, मेंबर्स हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। क्रिएशन डेट की हो गई है, कॉलन के बाद हम उसकी वैल्यू बताएंगे और ये जो की और वैल्यू के फॉर्म में हम डाटा लिख रहे हैं इसको हम कॉमा के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। यानी कि फर्स्ट की क्रिएशन डेट है, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर कॉमा के बाद नेक्स्ट की मॉडिफाइड डेट है, फिर कॉलन के बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर कॉमा के बाद अगली की नेम आ गई है, फिर कॉलन के बाद उसकी वैल्यू डेमो आ गई है, ठीक है, फिर कॉमे के बाद नेक्स्ट की आ जाएगी। और अब आप इस की के अगेंस्ट देखें तो की के अगेंस्ट मैंने एक अरे डिफ़ाइन की है, ठीक है। और अरे के डिफ़ाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं और इस अरे के अंदर डाटा देखें तो अगेन की और वैल्यू की फॉर्म में डाटा है, ठीक है। तो अगर आपने जेसन की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए की और वैल्यू यूज़ होती हैं, कॉमा के थ्रू सेपरेट होती हैं और अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं। अब हम इस स्लाइड में ये देखते हैं कि अगर आप एक रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं तो कौन सा HTTP मेथड किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। गेट का मेथड डाटा को गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पोस्ट का मेथड एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पुट का मेथड एक ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं और डिलीट का मेथड एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम वेब सर्विसेज को क्रिएट करने का फ़ायदा समझते हैं। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप के फ्रंट एंड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक आईफोन ऐप है और यहाँ पे एक और जावास्क्रिप्ट में बनी हुई वेब एप्लीकेशन है। अब इन तमाम एप्लीकेशंस को डाटा रिक्वायर्ड था। एक तरीका तो ये कि इन तमाम एप्लीकेशंस के लिए आप अलग से डाटा एक्सेस लेयर डिफ़ाइन करें और फिर वहाँ से डाटा
इन एप्लीकेशन को प्रोवाइड करें। और दूसरा आसान तरीका ये कि आप रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्रिएट करें। और अगर आपने रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्रिएट की हुई हैं तो यहाँ पे जो आपके पास रेस्टफुल वेब सर्विसेज हैं, इन वेब सर्विसेज के थ्रू आप हर एप्लीकेशन को डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अब आपको अलग से हर एप्लीकेशन के लिए डाटा एक्सेस लेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक दफ़ा ही रेस्टफुल वेब सर्विसेज डिफ़ाइन कर ली हैं जो कि डेटाबेस में से डाटा को गेट करेंगी और हर टाइप की एप्लीकेशन के अंदर आप इन वेब सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि वेब सर्विसेज क्यों क्रिएट की जाती हैं, क्या फ़ायदा है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए विजुअल स्टूडियो के अंदर अब हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर वेब सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ से फिर आप ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। एक नाम असाइन करें। अभी हम नाम चेंज नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम रहने देते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ से अब आपने API को सिलेक्ट करना है। जो प्रोजेक्ट की टाइप होगी वो API होगी। API जब आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आप वेब सर्विसेज क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टफुल HTTP सर्विसेज। और HTTPS को फिलहाल हम अनचेक कर देते हैं और इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करें। तो अब आप विजुअल स्टूडियो एक जो डिफ़ॉल्ट वेब सर्विसेज का प्रोजेक्ट वो आपके लिए क्रिएट कर देगा। कुछ इसने डिफ़ॉल्ट फाइल्स भी क्रिएट कर दी हैं और कंट्रोलर के अंदर इसने एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर भी क्रिएट कर दिया है। अभी जो इसने डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्रिएट की हैं अभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं और अब हम खुद से एक कंट्रोलर या एक सर्विस को ऐड करने का तरीका सीखेंगे। अब हम यहाँ पे एक यूज़ केस बनाते हैं कि आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रिटर्न करना है, ठीक है। आपके पास डेटाबेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स को आपने रिटर्न करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर अब हम एक काम करते हैं कि एक न्यू फोल्डर बनाते हैं मॉडल्स का, ठीक है। ऐड न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं मॉडल्स, ठीक है। राइट क्लिक करके ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करें और क्लास क्रिएट करते हैं। पहले हम एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करते हैं जो इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। और हम इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं कुछ। पहले हम आईडी की प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। फिर अब हम एक स्टूडेंट के नेम की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम एक एज की प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट की क्लास मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ। मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ही ऐड न्यू क्लास करते हैं जो कि डाटा को रिटर्न करेगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। अब ये क्लास किस लिए यूज़ होगी, इसको मैं रीनेम कर दूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ क्योंकि CS इसके साथ ऐड हो गया है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम डाटा कुछ क्रिएट करेंगे। एक्चुअल तो ये होना चाहिए था कि हम डेटाबेस के अंदर से डाटा गेट करते, तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डेटाबेस हमारे पास पहले से क्रिएट हुआ हुआ है और हम डेटाबेस में से डाटा को गेट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी डेटाबेस यूज़ नहीं करूँगा, मैं अभी फ़िलहाल इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ जैसे कि लिस्ट। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक लिस्ट, ठीक है। और ये किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, यहाँ से स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसने किस टाइप का डाटा रिटर्न करना है, स्टूडेंट टाइप का। और इसके लिए फिर मुझे यहाँ पर ऐड पे जाते हैं, क्या कह रहा है ये। अच्छा, हमने जो क्लास का नाम रखा था उसके अंदर डी मिस हो गया था, तो हम यहाँ पे आते हैं डी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और लिस्ट के अंदर जो है डाटा कुछ हम डमी डाटा ऐड कर लेते हैं।
और इस लिस्ट को मुझे रिटर्न करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो एक्चुअल तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पे आप फिर डेटाबेस का कोड लिखते और डेटाबेस में से डाटा गेट करते और वो डाटा रिटर्न करते। तो फिलहाल मैं अभी डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल को सिंपल रख रहा हूँ। और सिंपल रखने के लिए मैं यहीं पर इसके अंदर डाटा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम न्यू स्टूडेंट ऐड करते हैं और इस स्टूडेंट की हमने आईडी रखनी है। फर्स्ट करें आईडी 1 है। फिर हम नेम रखते हैं, नेम मैं रख देता हूँ इब्राहिम, ठीक है। और फिर उसके बाद एज रखते हैं, एज में रख देता हूँ 3। इसी तरह से फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ इसी रो को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर एक और दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं। और इस स्टूडेंट का नेम हम आईडी कर देते हैं 2, इसकी हम 3 कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे अलिशबा, ठीक है। एज 4 कर देते हैं और यहाँ पे हम रख देते हैं, फर्स्ट करें वहीद, और एज कर देते हैं 5, ठीक है। तो मेरे पास स्टूडेंट रिपोजिटरी की क्लास कंप्लीट हो गई है और ये क्लास क्या काम कर रही है, ये क्लास मेरे पास स्टूडेंट्स के डाटा को रिटर्न करेगी, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड मैंने डिफाइन किया गेट ऑल स्टूडेंट्स, और ये मेथड हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेटाबेस में से डाटा को रिटर्न करके इसने डाटा रिटर्न करना है। लेकिन फ़िलहाल मैंने इन मेमोरी डाटा यूज़ किया है और उसके लिए मैंने लिस्ट के अंदर कुछ डमी डाटा ऐड कर लिया और ये डाटा अब हम रिटर्न कर रहे होंगे। तो मॉडल्स का हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। अब हम कंट्रोलर में आते हैं। अब आपने वेब सर्विसेज क्रिएट करनी है तो कंट्रोलर पे आप आएंगे, ऐड के ऑप्शन क्लिक करेंगे और एक न्यू कंट्रोलर को आपने ऐड करना है, ठीक है। वेब सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अब देखें कंट्रोलर आ रहा है, मेरे पास एमवीसी कंट्रोलर आ रहा है, एमवीसी कंट्रोलर आ रहा है, लेकिन हमने एमवीसी कंट्रोलर ऐड नहीं करना है, हमने एपीआई कंट्रोलर ऐड करना है। तो उसका तरीका आप देखते हैं कि उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे। दोबारा कैंसिल पे आता हूँ, ऐड करते हैं, न्यू आइटम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एपीआई। तो देखें एपीआई कंट्रोलर मेरे पास आ गया, ठीक है। एम्प्टी को सिलेक्ट कर लें और इसका नाम हम रखते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो रेस्टफुल सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए आप देखें वही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर जो कि आपने एमवीसी में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे आप कंट्रोलर क्रिएट करेंगे लेकिन एपीआई कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। आप ऐड पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे कंट्रोलर की उसी तरह का कुछ कंट्रोलर क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ उसने एट्रीब्यूट भी ऐड कर दिए। अभी हम इन एट्रीब्यूट्स को थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक रेस्टफुल सर्विस क्रिएट करनी है और रेस्टफुल जो सर्विस क्रिएट करनी है वो स्टूडेंट रिपोजिटरी की जो क्लास के अंदर गेट ऑल स्टूडेंट्स का मेथड है उसको वहाँ से हमने कॉल करना है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर के अंदर, एक काम करता हूँ कि स्टूडेंट रिपोजिटरी का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने उसका मेथड कॉल करना है। रेपो के नाम से पहले रेफरेंस क्रिएट कर लें। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर आते हैं और नेम स्पेस इंक्लूड कर लिया, ठीक है। नेम स्पेस इंक्लूड हो गया है। एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसका, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ही बन गया। अब हमने एक रेस्टफुल सर्विस क्रिएट करनी है। रेस्टफुल सर्विस क्रिएट करने का तरीका क्या है, हम रेस्टफुल सर्विस क्रिएट करने के लिए एक मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है। और मेथड हमने डिफाइन किया है, मेथड क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट किस टाइप की रिटर्न करनी है, स्टूडेंट टाइप की रिटर्न करनी है, ठीक है। और इसका नाम हम रखेंगे गेट, ठीक है। गेट का मेथड बनाएंगे और यहाँ से हम लिखते हैं रिटर्न रेपो डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मेथड का नाम मैंने गेट रखा है। गेट का मेथड का नाम मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैं एक ऐसी रेस्टफुल सर्विस क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसको कॉल करने के लिए जो क्लाइंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी उसके अंदर एचटीटीपी प्रोटोकॉल का गेट का मेथड यूज़ हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक तो नाम मैंने गेट रखूँगा और यहाँ पे भी मैं एट्रीब्यूट ऐड करूँगा एचटीटीपी गेट, ठीक है। एचटीटीपी गेट मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये मेथड कब एग्जीक्यूट हो, जब आपके पास एक ऐसी रिक्वेस्ट आए जिसके अंदर एचटीटीपी प्रोटोकॉल का गेट का मेथड यूज़ हुआ हो, ठीक है।
तो हमने अभी स्लाइड्स में देखा था कि जब आप रेस्टफुल सर्विस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो HTTP प्रोटोकॉल का मेथड कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, और उसके अलावा URL कि इस मेथड को एक्सेस करने के लिए कौन सी URL डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या काम किया, मेथड तो मैंने बता दिया HTTP गेट। अब URL कैसे डिफ़ाइन करनी है, अभी तो डिफ़ॉल्ट URL यूज़ हो जाएगी क्योंकि सिर्फ गेट लिखा है। और जो बेस यूआरएल होगी वो क्या होगी, देखें राउट जो कीवर्ड लिखा है, राउट एट्रीब्यूट लिखा है, वो यूआरएल को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर गेट के मेथड को एक्सेस करना तो हमारी यूआरएल क्या बनेगी, पहले बेस यूआरएल आ जाएगी, जैसे लोकल होस्ट कॉलन फिर पोर्ट नंबर आता है, फिर उसके बाद एपीआई आएगा, और फिर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंट्रोलर लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा। ठीक है, जो कंट्रोलर है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्टूडेंट से रिप्लेस हो जाएगा। यानी अगर कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर, तो कंट्रोलर के अलावा जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जो डिफ़ॉल्ट है वो उसने वेदर फोरकास्ट कॉल किया है। ठीक है, वेदर फोरकास्ट क्यों किया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके अंदर वेदर फोरकास्ट की उसने सर्विस बनाई हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये कंट्रोलर उसने बनाया हुआ था, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट अपना अभी इसको कॉल कर लिया। ठीक है, और ये गेट का मेथड था, तो ये इनका गेट का मेथड अभी चल रहा है। अब हमने अपना कॉल करना है। हम स्टूडेंट कंट्रोलर पे आते हैं। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेदर फोरकास्ट की जगह पे लिख दूँगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट तो लिख दिया है, और अभी दोबारा देखते हैं क्या गलती हुई है। अच्छा एपीआई भी लिखना था हमने। ठीक है, एपीआई स्लैश फिर कंट्रोलर का नाम आना है, तो मैंने यहाँ पे पहले लिखना है एपीआई फिर फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा स्टूडेंट का एस कैपिटल लिखते हैं या स्मॉल लिखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये केस इनसेंसिटिव है। स्टूडेंट पे क्लिक करें तो देखें डिफ़ॉल्ट में इसका गेट का मेथड एग्जीक्यूट हो गया, और मेरे पास क्या डाटा रिटर्न हो रहा है जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, ID 1 नेम इब्राहिम एज 3 फिर इसका सेकंड रिकॉर्ड और थर्ड रिकॉर्ड। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या है, ये एक अरे रिटर्न हुई है, देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की और वैल्यू के फॉर्म में एक जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे देखें जेसन का एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया। इसको मैं दोबारा से आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे गेट लिखूँ फिर क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखें गेट लिखा है तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा। वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इसके ऊपर राउट का पैरामीटर भी डिफाइन नहीं किया है। कहाँ पर, इस मेथड के ऊपर। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इस मेथड को भी इस मेथड के लिए भी आप यूआरएल के अंदर कुछ डिफाइन करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउट। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है, और उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, और फर्स्ट के मैं यहाँ पे गेट लिखा है। ठीक है, अच्छा गेट अगर भी हम गेट लिख के चला के देखते हैं कि क्या होता है, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। गेट के अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप गेट किया है तो अब आपके पास ये डाटा एक्सेस हो रहा है। आप गेट के अलावा कोई भी नाम रख सकते हैं। फर्स्ट के मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC। लाजमी नहीं कि यहाँ पे राउट में वही लिखना है जो इस मेथड का नाम है। आपने ABC लिखा है तो इसका मतलब अब यूआरएल क्या बनेगा, अब आपने स्टूडेंट एपीआई स्टूडेंट तो वहाँ से आ जाएगा, कंट्रोलर में से आ रहा है। ठीक है, एपीआई स्टूडेंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि कंट्रोलर तक पहुँच गए हम। अब कंट्रोलर के अंदर मेथड में पहुँचना है, तो मेथड के ऊपर हमने राउट ABC लिखा हुआ है, इस मेथड पे आना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABC। ठीक है, ABC लिखा तो देखिए ये मेथड, यही डाटा मेरे पास रिटर्न हो रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पर जाता हूँ, और हम नेटवर्क विंडो को देखते हैं, दोबारा से मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। ठीक है, देखिए रिक्वेस्ट सेंड भी, इस रिक्वेस्ट को समझते हैं, और रिस्पांस में देखिए मेरे पास जिस फॉर्म में डाटा रिटर्न हो रहा है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ हेडर में आ जाते हैं। हेडर में देखते हैं कि हमारे पास जो रिस्पांस है, यहाँ पे देखें ये आपके पास जेसन लिखा हुआ है कि कंटेंट टाइप क्या है रिटर्न हो रही है, जेसन रिटर्न हो रही है। तो अभी तक हमने ये देखा है कि अगर आपने डाटा वेब सर्विस को कॉल करना है तो किस तरह से किया जाता है। अच्छा स्लाइड्स में हमने ये देखा था जब भी आपने वेब सर्विस एक्सेस करनी है तो आप एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसके अंदर गेट का मेथड यूज़ करेंगे। मैं जब यहाँ पे एड्रेस बार में एक वेब सर्विस का यूआरएल लिख रहा हूँ, तो जो रिक्वेस्ट एड्रेस बार के थ्रू सेंड होती है उसको देखते हैं, उसके अंदर HTTP का कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, गेट का मेथड। ठीक है, तो देखें दोनों चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं। एक तो रिक्वेस्ट यूआरएल भी आ गया यहाँ पर, इसको भी मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आप कि जब भी आपने एक वेब सर्विस को कॉल करना था तो दो बातें थी। एक तो रिक्वेस्ट यूआरएल होनी चाहिए, तो यूआरएल हमारे पास ये बन गई कंप्लीट,
और उसके बाद रिक्वेस्ट के अंदर मेथड भी बताना होता था। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो हम एड्रेस बार में एड्रेस लिख के टाइप कर रहे हैं तो गेट का मेथड यूज़ हो रहा है। तो दोनों के कम्बिनेशन से आपने एक रेस्टफुल वेब सर्विस को कॉल भेजी है, वो रेस्टफुल वेब सर्विस की कॉल आपके पास इस कंट्रोलर के अंदर आई है और इस मेथड के अंदर आगे इसने रेपोजिटरी के अंदर जो आपने मेथड डिफाइन किया था वो कॉल किया है और उस मेथड में से डाटा रिटर्न किया है। यहाँ से आप डाटा लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये डाटा क्लाइंट साइड पे पहुँचेगा तो इस डाटा का जो फॉर्मेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जेसन फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने वेब सर्विसेज को क्रिएट करने का तरीका देखा है और इनसे हमने पहली टाइप देखी है जिसके अंदर हम HTTP का गेट का मेथड यूज़ कर रहे हैं और गेट के मेथड को यूज़ करते हुए तमाम डेटा को गेट कर रहे हैं।